नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो जैसा कि आपको पता है कि अपना जो लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो है डीएनए के बारे में, आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी के अंदर जो है वो लास्ट टॉपिक जो था उसके अंदर अपन ने देखा था कि डीएनए जो है वो किस तरह से रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और अपने जैसा जो है अपनी दो कॉपियां का निर्माण करता है। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे कि डीएनए से जब प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया दो स्टेप में चलती है, यानी सबसे पहले जो डीएनए अपनी सूचनाओं को आरएनए के थ्रू जो है वो देता है और आरएनए उसी माध्यम से क्या बनाती है, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है जिसको अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्लाइड की तरफ, पार्ट 5। ठीक है, आनुवंशिकी। देखो, एक जो है वो धारणा अवधारणा चलती है जिसका नाम है सेंट्रल डॉगमा, जो वॉटसन का सॉरी क्रिक ने उसको जो है बताया था कि भाई ये जो है कि किसी भी सजीवों के अंदर जो है वो एक स्टेप में एक दिशीय संप्रेषण होता है। यानी सबसे पहले जो होता है वो डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। ठीक है, और ये क्रिया जो है वो सभी में एक ही दिशा में होती है। ठीक है, तो ये जो धारणा जो थी वो कौन देने वाले थे, जो क्रिक देने वाले थे। ठीक है, इन्होंने ये दी थी, जो उन्होंने बताया था कि कोई भी सजीवों के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो एक दिशा में होता है, जिसके अंदर सबसे पहले जो डीएनए जो होता है वो एमआरएनए का निर्माण करता है और एमआरएनए जो है वो किसका निर्माण करेगा, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक दिशा के अंदर चलती है। इसी को ही बोला जाता है सेंट्रल डॉगमा प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है? सेंट्रल डॉगमा प्रिंसिपल बोला जाता है या अवधारणा बोली जाती है। तो केंद्रीय डॉगमा अवधारणा शब्द जो है वो क्रिक ने दिया था। ठीक है, जिसमें बताया था डीएनए आरएनए एवं प्रोटीन के बीच में क्या संबंध है वो बताए थे उन्होंने कि भाई ये किस तरह से एक दूसरे के अंदर संबंधित होते हैं या किस तरह से ये बनते हैं, इनके बारे में बताया था। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक संदेशों का संसारण केवल एक दिशा में होता है, इसकी एक दिशा में होता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम जो डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है, सबसे पहले आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, जो जिसको बोला जाता है दूत आरएनए, कल पढ़ा था अपन ने मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये जो है एमआरएनए का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में बोला जाता है इसको अनुलेखन। अनुलेखन की प्रक्रिया में डीएनए से पहले सबसे पहले एमआरएनए बनता है। एमआरएनए क्या है? एमआरएनए डीएनए के द्वारा दी गई सूचना है जो आगे चल के उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये एक मैसेज है जो किसने दिया है? एमआरएनए दिया है। ठीक है, एक आनुवंशिक सूचना है जो एमआरएनए में के रूप में आई है। एमआरएनए आगे चल के जो है वो किसका निर्माण करता है? वो प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन या अनुवाद कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? इसको अनुवाद कहा जाता है। अच्छा, ये हमेशा एक दिशीय ही होती है, यानी डीएनए से हमें ना आरएनए बनेगा, आरएनए से हमेशा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, उल्टा नहीं आएगा, उल्टा नहीं आएगा। ये बात किसने कही? ये क्रिक ने कही। ठीक है, तो ये जो है वो प्रिंसिपल देने वाले वॉटसन क्रिक ने दी थी। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा प्रिंसिपल है। ठीक है, डॉगमा प्रिंसिपल। फिर एक दूसरा जो है जिसको बोला जाता है प्रतिलोम, जिसको बोला जाता है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत। अब ये बात जो बताने वाले थे वो थे सर्वप्रथम टेमिंग ने बताई थी। किसने बताई थी? 1966 के अंदर। 64 के अंदर उन्होंने ये बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे जीवाणु भोजी या ऐसे कुछ वायरस, ठीक है, जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनके अंदर क्या होगा कि आरएनए पहले डीएनए का निर्माण करेगा और डीएनए से वापस किसका निर्माण होगा? एमआरएनए का निर्माण होगा और एमआरएनए से वापस किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा।
इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि आरएनए पहले डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ कि डीएनए जो है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए। ठीक है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे उल्टा चल, आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, और इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर वही वापस होगा, वही है, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। और ये बात किसने कही, ये टेमिन ने बताई थी। किसने बताई, टेमिन ने। टेमिन ने ट्यूमर विषाणु, जो ट्यूमर विषाणु है उन, जिसे राइजोस सेकेरोमा वायरस कहा जाता है, ठीक है, उनके अंदर इसको देखा था। आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। उन्होंने इस सूचना का विपरीत प्रभाव बताया, यानी रिवर्स फ्लो बताया। ठीक है, इंफॉर्मेशन का। ये विवादित अनुलेखन है अथवा ये प्रतिलोम संचरण है। यानी प्रतिलोम का मतलब होता है सब में ये हो रहा है लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होके क्या होता है, आरएनए होता है। उनके अंदर ये चीज होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, तो ये था सेंट्रल डॉगमा प्रिंसिपल। अब है अनुलेखन क्या होगा। अभी बताया अनुलेखन जिसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन बनाना है उसको एमआरएनए के रूप में देती है। एमआरएनए के ऊपर होते हैं कोडोन, जो आपको कल बताए थे। उस कोडोन के अकॉर्डिंग जो होता है उससे क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये डीएनए के द्वारा दी गई सूचना है जो आगे चल के क्या बनाती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। तो डीएनए से जो सूचना बनती है एमआरएनए के फॉर्म में, उसी प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में होती है। इसमें कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो होगा उसकी उपस्थिति में ये होती है। अनुलेखन में सबसे पहले डीएनए के अणु के दोनों रज्जु जो होते हैं वो अकुंडलित हो जाते हैं। अकुंडलित का मतलब होता है कि कुछ भाग जो होता है वो बबल्स के रूप में थोड़ा सा मोटा हो जाता है, और वहां से क्या होता है, अनबाइंडिंग हो जाती है। वहां से ये जो नीचे वाला जो होगा वो टेम्पलेट का कार्य करेगा, टेम्पलेट का कार्य करेगा। यहाँ पे भी जो बनेगा वो 5 से 3 की तरफ ही बनेगा। एमआरएनए का निर्माण भी 5 to 3 एंड की तरफ ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सिरा 3 वाला होगा, ठीक है, उधर से ये बनना स्टार्ट होगा, यानी ये 5 और ये 3। तो यहां से ये एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, एमआरएनए बनना ये स्टार्ट वहां से होगा। तो जिस टेम्पलेट से एमआरएनए बनता है, ठीक है, यहाँ पे देखो दो है, दो आपको रज्जुक मिल रहे हैं, एक तो ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। तो जिस सिरे के कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, जिस जो जो अपना चेन है, जो रज्जुक है, जो स्टैंड है, उसके अपोजिट में जहां से बन रहा स्टार्ट हो रहा है, वो रीजन जो कहलाता है वो टेम्पलेट रीजन कहलाता है या टेम्पलेट कहलाता है। ठीक है, और उसके ऊपर वाला जहां पे कोडिंग रीजन है वो कौन सा है, कोडिंग रीजन। और इनमें क्या मिलती है, इसमें मिलती है स्ट्रक्चर जीन। क्या मिलती है, स्ट्रक्चर जीन मिलती है। ठीक है, तो ये टेम्पलेट रीजन है जहां से एमआरएनए बनेगा, जिसके अनुरूप बनेगा, जिसके अनुरूप बनेगा। ठीक है, तो रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, जिसमें से उसमें से देखो खुल जाते हैं, उसमें से एक रज्जुक जो होता है वो टेम्पलेट का कार्य करता है। टेम्पलेट का मतलब है जहां से एमआरएनए बनेगा।
टेम्पलेट का मतलब है जहां से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनता है। अनुलेखन दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर आपको अनुलेखन की प्रक्रिया मिलेगी, लेकिन कुछ फर्क होता है। जैसे कि आप देखोगे कि यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के पाए जाते हैं, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक में देखोगे तो आरएनए पॉलीमरेज एक ही तरह का मिलता है, यानी एक ही तरह का पॉलीमर जो होगा वो सारा काम कर लेगा। और अगर यूकैरियोटिक में देखेंगे तो 3 तरह के पॉलीमर, तीनों अलग अलग तरह के क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, ठीक है, या उनमें बनाने में वो भागीदारी देंगे। दूसरी बात जो होती है कि जो यूकैरियोटिक से जो बनता है एमआरएनए, वो पहले बात मैच्योर नहीं होता, इसलिए उसको हेट्रोन्यूक्लिएट जो है वो एमआरएनए या इमैच्योर एमआरएनए बोला जाएगा, एचएनआरएनए बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक प्रोसेसिंग की घटना होती है जिसके अंदर जो होता है, जो आगे आएगा, कि जो अनवांटेड जो जीने होती है जो किसी भी एमिनो एसिड को या उनको कोडित नहीं करती है, उनको, उस खंड को या उस फ्रेगमेंट को वहां से हटाने की प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। और स्प्लाइसिंग के लिए वहां पे क्या होती है, प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के लिए स्प्लाइसिंग होती है, जिसके आगे जो होते हैं वो क्या लगते हैं, 2 समूह लगते हैं, एक तो GMGPP जिसको बोलते हैं अपन मैथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनिलेट, एडिनिलेट जो होता है वो टेल पे लगता है और एक हेड पे लगता है। ये प्रोसेसिंग होती है, वो केवल यूकैरियोटिक में होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक में जो है वो केवल एक तरह का ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एक आरएनए से कई तरह के प्रोटीन बन सकते हैं या ज्यादा प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, जिनमें प्रोटीन के नंबर जो होंगे वो ज्यादा होंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है, ये केंद्रक में होता है। कहां मिलता है ये अपने को, केंद्रक में। ये राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। 20S है, 18S है, 5.8S है को अनुलेखित करता है ये। दूसरा जो है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, ये केंद्रक द्रव में मिलता है ये भी, ठीक है। और ये एचएनआरएनए बनाता है, जो अभी बताया था, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, जिसको ये कैसा होता है, ये इम्प्योर होता है, इम्प्योर क्या बोलते हैं, इमेच्योर होता है, इमेच्योर है ये इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। किस में जाएगा, ये प्रोसेसिंग में जाएगा, और प्रोसेसिंग में जाने के बाद में ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एमआरएनए। प्रोसेसिंग में जाने के बाद में ये क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। अब एमआरएनए जो है वो आगे चल के प्रोटीन बना सकता है, यहाँ पे नहीं बना सकता, ठीक है। कैसे नहीं बना सकता वो आगे देखेंगे अपन इसको। कि संश्लेषण हेतु उत्तरदायी होता है, तो एमआरएनए का निर्माण किससे होता है, वो पॉलीमरेज सेकेंड काम में आएगा। तो अपन जो पढ़ेंगे तब किसको काम में लेंगे अपन, पॉलीमरेज सेकेंड को। थर्ड जो है वो पॉलीमरेज थर्ड है, ये केंद्रक द्रव में ये 5S आरएनए व छोटे केंद्रक की है आरएनए जिसको एचएनआरएनए बोला जाता है, तथा टीआरएनए का संश्लेषण करता है, ट्रांसफर आरएनए का संश्लेषण करता है। तो ये 3 तरह के जो पॉलीमरेज है वो जो है वो आपको पूछे कि ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है, ये एमआरएनए या एचएनआरएनए बनाता है, और ये टीआरएनए बनाता है। तीनों की भूमिका अलग अलग है। चलो एक सामान्य देखो, एमआरएनए की घटना जो है वो बनने की वो सब में सेम है, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, लेकिन फर्क क्या है वो अपन देखेंगे कि इसमें फर्क क्या होता है। पहली बात, पॉलीमरेज में फर्क होता है, यहाँ पे सेकंड काम आएगा। अगर प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे तो सॉरी, प्रोकैरियोटिक में जो है वो एक ही तरह का पॉलीमरेज काम आता है, लेकिन अगर यूकैरियोटिक में बात करें तो पॉलीमर सेकेंड जो है वो काम में आता है। अब देखो ये है एक डीएनए की स्ट्रक्चर, ये पूरा क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये डीकुंडलित होता है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अनवाइंड होना पड़ेगा, यानी खुलना पड़ेगा इसको, और यहां से ये खुल जाता है। तो अपने पास में 2 जो है वो
रज्जु कहा जाते हैं खुले हुए, एक तो ऊपर वाला है और एक जो है वो क्या है, नीचे वाला है, ये नीचे वाला। ठीक है, तो दो है अपने पास में। ऊपर वाले रज्जु को कोडिंग बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, इसको बोला जाता है कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड बोला जाता है। नीचे वाले को बोला जाता है टेम्पलेट स्टैंड, क्या बोला जाता है इसको, टेम्पलेट स्टैंड बोला जाता है नीचे वाले को। ठीक है, अच्छा mRNA जो बनेगा वो यहां से बनेगा। mRNA का निर्माण कहां से होता है, कौन से होता है, ये इधर से होगा। अब मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो है वो 3 है, ठीक है, तो यहां से ये बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, 5 से 3 की तरफ, तो देखो ये 5 वाला है एंड ये 5 वाला आ गया। ठीक है, और इधर ये कौन सा बन रहा है, तो 5 से 3 की तरफ ये बनता है। ठीक है, 5 से 3 की तरफ ये बन रहा है, तो 5 से 3 की तरफ ये बनेगा दूसरा। अच्छा, शुरुआत सबसे 3 स्टेप में चलती है। सबसे पहला होता है इनिशिएशन, आरंभ, ठीक है, समारंभ जिसको बोला जाता है। दूसरा होता है जिसमें इलोंगेशन, जो है हमारे में की जो लेंथ जो होगी वो बढ़ेगी। और लास्ट जो होता है वो होता है टर्मिनेशन, जहां पे उसका एंड हो जाएगा, कितना लंबा बनेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। तो सबसे पहला होता है इनिशिएशन, सबसे पहला कौन सा है, जो है समारंभ। ठीक है, आरंभ, शुरुआत। ठीक है, तो आरंभ जो होता है वो इनिशिएशन कहलाता है। ठीक है, अब इनिशिएशन में क्या होगा, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी अपने को आरएनए पॉलीमरेज की। तो आरएनए पॉलीमरेज जाके फिर यहां से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये कौन सा है, ये अपने पास में आरएनए, ये देखो ये है कोडिंग स्टैंड है। कौन सा है, कोडिंग स्टैंड है ऊपर वाला, और नीचे वाला टेम्पलेट स्टैंड है। कहां पे बनेगा ये, अच्छा ये क्या होता है, रिवाइंडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिवाइंडिंग हो रहा है, खुल रहा है ये। ठीक है, अब खुलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो है वो इनिशिएशन साइट है, यहाँ से ये शुरुआत हो रही है। अब यहाँ से शुरुआत होने के लिए आपको एक दिख रहा होगा सिग्मा फैक्टर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर किससे जुड़ता है, ये जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ में। आरएनए पॉलीमरेज के साथ में कौन जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर जुड़ता है। सिग्मा फैक्टर अगर नहीं जुड़ेगा और आरएनए पॉलीमरेज ही खाली जुड़ गया तो इनिशिएशन नहीं होगा, शुरुआत तो नहीं होगी। ठीक है, यानी ये फैक्टर कार्य करता है, क्या करता है, इनिशिएशन करने में। जैसे इस तरह से अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ाया था कि वो डीएनए पॉलीमरेज आने के कारण भी इनिशिएशन नहीं होगा जब तक प्राइमर नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। कौन सा, आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि जब सिग्मा फैक्टर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जुड़ता है, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, तो यहाँ पे ये जुड़ गया कौन सा, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो ये सिग्मा फैक्टर और ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बना है, ये क्या बना है, ट्रांसक्रिप्शन बबल है। अब जैसे ये हो गया तो अब अपने क्या होगा, शुरुआत होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिलीजिंग ऑफ सिग्मा फैक्टर जैसे स्टार्ट हो जाएगा, वहां से रिलीज होना, वो सिग्मा फैक्टर का कार्य क्या हो गया, जो है पूरा हो गया। सिग्मा फैक्टर का कार्य जो होता है केवल शुरुआत करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आने लग जाएंगे, बनने लग जाएंगे, एमआरएनए बनने लग गया, शुरुआत होने स्टार्ट हो गई, ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से हट जाता है, तो यहां से ये रिमूव हो जाएगा। फिर चलती है बात किसकी, इलॉन्गेशन की, दीर्घीकरण की। क्या अब दीर्घीकरण कैसे होगा, तो दीर्घीकरण के लिए अब जो होंगे वो आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो क्या करेंगे, वो आगे चलते रहेंगे, लाते रहेंगे क्या, ये न्यूक्लियोटाइड। तो आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है जो घूम रहे थे वो अभी आ रहे हैं कहां पे, ये इधर जो है वो इस तरह से आ रहे हैं कहां पे, ये कहां चल रहे हैं, ये केंद्रक के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है। और यहाँ से केंद्रक से के अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड आके इस पे ये जुड़ रहे हैं, और इससे जुड़ने के कारण अपने पास में एक नेंसेंट, नेंसेंट मतलब नवजात, ठीक है, एक नया बॉर्न, न्यू बॉर्न जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, नया जो है वो डीआरएनए बन रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ डायरेक्शन ऑफ द पॉलीमराइजेशन जो कहां से होती है, ये इस तरफ चल रही है, और जो एंड बनता है वो 5 से 3 एंड में बनता है। ठीक है, आरएनए हाइब्रिड बन गया, ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड, देखो दोनों जुड़े हुए इसलिए इसको हाइब्रिड बोला। ये कंडीशन जहां पे डीएनए और आरएनए दोनों जुड़े हुए रहते हैं आपस में, वो हाइब्रिड कहलाता है।
न्यूक्लियोटाइड आर द एड टू द 3 एंड एंड ग्रोइंग टू द आरएनए स्ट्रैंड, ठीक है, और द आरएनए न्यूली द सिंथेसाइज आरएनए स्ट्रैंड इज अ रिलीज। अब जब भी क्या होगा, जैसे नया बनने लग गया पूरी तरह से, अब जो है वो आरएनए बनने लग गया, तो अब वहां से क्या हो गया कि भाई अब एंड करना है, अब एंड करना है, ये दीर्घीकरण होता जाएगा। थर्ड जो स्टेप्स होता है जिसको बोला जाता है अपने थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, जिसको बोलते हैं समापन। समापन के लिए अब जरूरत पड़ती है एक और फैक्टर की, जिसका नाम होता है सिग्मा रो फैक्टर। तो रो फैक्टर क्या करेगा, वो आके अब डीएनए आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जुड़ेगा। और जैसे देखो, शुरुआत करने के लिए अपने को चाहिए सिग्मा फैक्टर और बंद करने के लिए चाहिए अपने को रो फैक्टर। तो रो फैक्टर आएगा और रो फैक्टर डीएनए आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जुड़ेगा और इसको यहां से क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा, ठीक है। और रिमूव करने के बाद में अपने पास में क्या हो जाएगा, एक आरएनए का टुकड़ा मिलेगा, तो जिसके अंदर क्या सूचनाएं होती है, जिसके अंदर होते हैं कोडोन, और उसी कोडोन के अकॉर्डिंग क्या बनता है, जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होगा या प्रोटीन का संश्लेषण होगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए है, किसके लिए है, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। सेम जो है ये बात जो है वो यूकैरियोटिक सेल के लिए भी है, लेकिन फर्क क्या है वो अपन देखते हैं 5 मिनट में। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर देखते हैं कि इसमें क्या फर्क है। अब देखो, ये है फर्क इसके, इसके अंदर भी वही, ये 5 है और ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 एंड होगा। अब ये अपने पास में mRNA बन गया, लेकिन इसको mRNA बोल के इसको क्या बोलेंगे, इसको HNRNA बोलेंगे। क्या बोलेंगे, HNRNA, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये अभी इमेच्योर है, इमेच्योर क्यों है वो देखते हैं अपन। देखो, आपको यहाँ पे 2 तरह के जीन नजर आ रहे हैं, एक तो होता है एक्सॉन और दूसरा होता है जिसका नाम है इंट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो दोनों में क्या होता है, ये दोनों के अंदर ये है कि भाई जो एक्सॉन है वो तो प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाली उसके अंदर जीन है, ठीक है, वहां पे वो एमिनो एसिड को कोड कर सकती है। लेकिन अगर आप इंट्रॉन को देखें तो इंट्रॉन किसी भी एमिनो एसिड को कोडित नहीं करती है, यानी ये निष्क्रिय जीन होती है। यहाँ पे कौन सी जीन होती है, निष्क्रिय जीन होती है, निष्क्रिय जीन है यहाँ पे, ठीक है। और इस पे जो होती है वो कैसी होती है, सक्रिय जीन होती है। कैसी होती है, सक्रिय जीन होती है। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए प्रोसेसिंग में जाना पड़ता है। ये जो है वो प्रोसेसिंग है, आरएनए का स्प्लाइसिंग होता है। क्या बोलते हैं इसको, आरएनए का स्प्लाइसिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या जुड़ता है, देखो ये इसका हेड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये इसका हेड है। यहाँ पे लगती है इसका कैप, क्या लगती है, कैप, ठीक है। और ये इसका जो है वो क्या होता है, टेल, क्या होती है, टेल, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये टेल के लिए ये लगा, ठीक है, पॉलीएलिनेट, और यहाँ पे जो हेड के लिए ये लगा। तो 5 वाले को बोला जाता है हेड और 3 वाले को बोला जाता है टेल। और दोनों तरफ देख लो, आपको ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे अपन पॉलीएलिनेटेड, ठीक है, वो यहाँ पे लगता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो लिखता है मिथियो, MGPP, जिसको बोलेंगे मिथियोनिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, मिथियोनिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है। अच्छा, ये क्या करेंगे, अब जो ये वाली जो जीन जो है, जो इंट्रॉन जीन को हटाना है वो कोई काम की नहीं है। अपने को चाहिए कैसा, एक जो सक्रिय जीन वाला जो है वही अपने को डीआरएनए चाहिए। तो जो ये जो इंट्रॉन वाले हैं, जो निष्क्रिय वाले हैं, उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से इनको हटाने के लिए इनके ये इस तरह से हो गए। तो देखो ये वाला इनको मोड़ के इनको यहाँ से क्या किया जाएगा, रिमूव किए थे। क्या करते हैं, इसको रिमूव हो जाते हैं। और रिमूव के बाद में अपने पास में ये जब आरएनए मिलता है तो इसको बोला जाता है कौन सा, एमआरएनए। ये पास में अपने आ गया एमआरएनए। तो यहां से एचएनआरएनए किसमें चेंज हुआ, प्रोसेसिंग के माध्यम से किसमें चेंज हो गया, ठीक है, एमआरएनए में, जिसमें क्या आया था, स्प्लाइसिंग। क्या आया था, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होती है, स्प्लाइसिंग में होती है कैपिंग होती है और टेलिंग होती है। कैपिंग में, ठीक है, MGPP, ठीक है, लगता है। और जो टेलिंग में क्या लगता है, वो जो है एलिमिनेटेड, ठीक है। ये इनको जोड़ा जाता है ताकि अपने पास में जो मैसेंजर आरएनए जो है वो प्राप्त हो सके।
ठीक है, तो ये दोनों के अंदर फर्क होता है यूकैरियोटिक में। ये किसकी बात है, ये अपने पास में बात है यूकैरियोटिक की। देखो जो बनने का प्रोसेस है वो तो सेम ही होगा, एमआरएनए बनेगा उसमें जिससे पहले बताया था प्रोकैरियोटिक वैसा का वैसा ही बन रहा है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें इंट्रॉन आ जाता है, इनमें यहाँ पे प्रोसेसिंग होना जरूरी होता है। देखो विस्मार्क एचएनआरएनए का एमआरएनए में संश्लेषण एक्सॉन, इन खंडों में संबंधित प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के संकेत सूचनाएं होती है, ठीक है। लेकिन आप देखो इंट्रॉन एक्सॉन के बीच में निष्क्रिय डीएनए खंड होता है जिनमें प्रोटीन अणुओं को संश्लेषण करने के लिए संकेत सूचनाएं नहीं होती है। अनुलेखन की क्रिया दोनों ही प्रकार से खंडों की होती है, दोनों प्रकार के खंड बनेंगे अनुलेखन में। इस प्रकार आरएनए को प्राथमिक प्रतिलिपि या विस्मांगी केंद्रकीय हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है, जो पहले बनता है जिसमें आपको इंट्रॉन एक्सॉन दोनों मिलते हैं, उसको बोलते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए अणु को एंजाइम द्वारा पहले से एक्सॉन व इंट्रॉन की प्रतिलिपियों को तोड़ा जाता है और इसके बाद में केवल एक्सॉन की प्रतिलिपियों को संयोजित करके वास्तव में परिपक्व आरएनए जिसको बोला जाता है एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। तो इसमें इंट्रॉन को हटाया जाता है और एक्सॉन को वापस बीच में से जोड़ा जाता है, निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में आरएनए अणुओं का संसाधन यानी क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, संसाधन जिसमें या संबंधन, ठीक है, स्प्लाइसिंग भी कहते हैं इसको। एचएनआरएनए में आच्छद कैपिंग होती है और पुच्छद टेलिंग की क्रिया अतिरिक्त भी होती है, ठीक है। आच्छद के दौरान क्या होगा, एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड जिसको बोला जाता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिसको बोला जाता है MGPP, 3 फॉस्फेट आगे, ठीक है। ये तो कहाँ लगता है, इसके हेड पे लगता है, 5 वाले सिरे पे जुड़ता है। और पुच्छन जो होता है उसमें 200 से 300 एडिनिलाइटेड अवशेष होते हैं, ठीक है, जिसमें एचएनआरएनए टेम्पलेट के तीसरे सिरे में स्वतंत्र रूप से वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जो ग्रीन कलर का अभी जुड़ा था ये वाला, ठीक है, ये टेल पे जुड़ता है। ट्रांसलेशन की क्रिया के लिए केंद्रक के बाहर इसको इस तरह, अब जैसे ये क्या हो जाएगा एमआरएनए बन जाएगा, ये प्रक्रिया हो रही है केंद्रक के अंदर। तो केंद्रक के अंदर आपने देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर बहुत सारे पोर होते हैं और उन पोर में से जो होता है एमआरएनए आप कोशिका द्रव में आ जाता है। यूकैरियोटिक में अनुलेखन की प्रक्रिया जटिलता एवं विविधता जीन व्यवस्था होती है, जीनोम में आद्य लक्षण या प्रिमिटिव कैरेक्टर को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये होता है किसके अंदर, एमआरएनए एसएनआरएनए से एमआरएनए का निर्माण होना। अब ये तो था कि भाई एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए से जो है वो अब प्रोटीन कैसे बनेगा उसको अपन देखते हैं। उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन। यानी एमआरएनए का प्रोटीन में बनना ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन का बनना ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस वह विधि होती है जिसके अंतर्गत एमआरएनए के त्रिकसार अनुक्रम वाले वो 3 जो बताए थे आपको ट्रिपल कोड, ठीक है, उस बेस के सीक्वेंस में एमिनो अम्ल के विशिष्ट अनुक्रम के साथ में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से विन्यासित करने के लिए निर्देशित करता है। जो उसके अंदर जो 3 के क्या होंगे एमिनो एसिड के जो कोड होंगे उसमें जो विशिष्ट प्रकार, मैंने आपको कोड के बारे में बताया था कि भाई जो एक कोड होता है वो स्पेशल होता है। एक कोड जो होता है किसी एक एमिनो एसिड को ही क्या करता है, कोड करता है, ठीक है, या कोडित करता है। यहाँ पे क्या होंगे, जो कोड बने उसके अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर क्या आएंगे एमिनो एसिड, लेके कौन आएगा, टीआरएनए। प्रक्रिया राइबोसोम में पर संपन्न होती है, ये राइबोसोम पे संपन्न होती है, इसलिए बोलते हैं राइबोसोम को फूड प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि राइबोसोम ही मदद करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। अभी तक अपन ने पढ़ा था कि प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम जो है वो मदद करता है। वो इस प्रकार करता है, वो आगे और समझ में आ जाएगा कि वो किस प्रकार से जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। अनुलिपिकरण की प्रक्रिया को अनुलेखन की तुलना में अपेक्षाकृत जटिल माना जाता है, ठीक है। इस पदों में निम्न चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अब देखो क्या चाहिए अपने को चाहिए एमिनो एसिड।
जो कहाँ मिलेंगे अपने को, कोशिका द्रव में। अब कोशिका द्रव में वो सारे कैसे होंगे, निष्क्रिय होंगे। अब उनको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्टिव करना पड़ेगा। जब एक्टिव होंगे तभी वो टीआरएनए के साथ में जुड़ेंगे, ठीक है, और टीआरएनए उनको लेके जाएगा कहाँ पे, वो एमआरएनए के वहां पे, ठीक है, और वहां जाके वो जोड़ेगा। पहला है अमीनो अम्ल का सक्रियण। कोशिका द्रव में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, परंतु टीआरएनए से जुड़ने से पूर्व अमीनो अम्ल का मैग्नीशियम तथा एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में क्या होगा, उपस्थिति में एटीपी के साथ में सहयोग करके ये कैसे हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे, सक्रिय, एक्टिव हो जाएंगे। सक्रिय अमीनो अम्ल का एमिनो एसिड एनिलेट, ठीक है, कहते हैं। जो सक्रिय हो गए उसको क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड एनिलेट, ठीक है, क्या कहा जाता है। जैसे ये एमिनो अम्ल, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ी अपने को, एटीपी की, साथ में जुड़ा, ठीक है। अब अपने पास में क्या आया, सबसे पहले मैग्नीशियम आयन है, और ठीक है, ये एंजाइम है, सिंथेसिस एंजाइम है, एमिनो एसिड, ठीक है, सिंथेसिस एंजाइम है। अब अपने पास में क्या बन गया, एमिनो एसिड एनिलेट, ठीक है, एएमपी, ठीक है, और इसके साथ में कौन जुड़ गया, एमिनो एसिड, ठीक है, प्लस पायरोफॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट इसमें से निकल गए। किस में से, एटीपी के में से। एटीपी में से कितने निकल गए, 2 फॉस्फेट निकल गए, और एमिनो एसिड इसके साथ में, ये मोनोफॉस्फेट अभी भी रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे इसके साथ में जुड़ गया। अब अपने पास में ये जो था वो कैसा हो गया, अब सक्रिय हो गया है। कैसा हो गया, ये सक्रिय हो गया। अब ये टीआरएनए के साथ में जुड़ेगा। तो पहले एमिनो एसिड को क्या करना पड़ेगा, सक्रिय करना पड़ेगा। अब देखोगे एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम काम करेगा, ठीक है। एंजाइम नियंत्रण में एसिड एनिटेट टीआरएनए अणुओं से जुड़ जाता है। इस प्रकार से एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। अब देखो वही एमिनो एसिड, ठीक है, ये वाला था एमिनो एसिड वाला, ये जो है वो किसके साथ में जुड़ गया, टीआरएनए के साथ में जुड़ गया। ये एंजाइम जो है वो यहाँ पे काम आता है, ठीक है, और यहाँ से ये जो है एमिनो एसिड के साथ में टीआरएनए जुड़ गया, और एमिनो एसिड जो था वो कहाँ पे चला गया, बाहर चला गया। एमिनो मोनोफॉस्फेट, ठीक है, 2 फॉस्फेट जो है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। अब ये कैसा था, ये सक्रिय था, सक्रिय होते ही इसके साथ में जुड़ गया टीआरएनए के साथ में, और टीआरएनए के साथ में जुड़ते ही अब ये चला गया बाहर। अब दूसरा है, अब एमिनो अम्ल का टीआरएनए का स्थानांतरण, ठीक है, एमिनो अम्ल का टीआरएनए का स्थानांतरण कैसे होगा। सक्रिय एमिनो अम्ल ए का अणु टीआरएनए अणुओं के पर स्थानांतरित हो जाते हैं जिनका अणुभार कम होता है। ये निम्न अणुभार वाले टीआरएनए अणुओं की कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से, ठीक है, अब स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, विसरित करते हैं। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए विशेष प्रकार के क्या होते हैं, टीआरएनए होते हैं, ये भी आपको बताया। सक्रिय एमिनो अम्ल, ठीक है, टीआरएनए का स्थानांतरण एएमपी व सक्रियकारी एंजाइमों भी अलग हो जाते हैं। तो आप देखो ये एमिनो एसाइड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, टीआरएनए आया, एमिनो एसाइड सिंथेसिस, अब टीआरएनए से कौन जुड़ गया, एमिनो एसाइड कॉम्प्लेक्स, और प्लस एएमपी और एंजाइम क्या निकल गए, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहां से क्या होगा, अभी इसका स्थानांतरण होगा। अब इस प्रकार मुक्त एंजाइम पुनः सक्रिय होकर दूसरा एमिनो अम्ल, अब जो एंजाइम वापस जो निकल गए, जो सक्रिय करके वो आगे निकल गए कोशिका द्रव में, अब वो दूसरे को ढूंढेंगे, ठीक है, जो वो निष्क्रिय में पड़े होंगे उनको वो क्या करेंगे, सक्रिय करेंगे। वो अणु टीआरएनए के साथ में संयुक्त कर सकता है। अतः इस क्रिया हेतु एंजाइम एमिनो एसिड सिंथेसिस मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति में आवश्यक है, तथा एमआरएनए विशिष्ट स्थल पर टीआरएनए का जुड़ा होता है। टीआरएनए जो होगा वो जो होगा एमआरएनए के विशिष्ट स्थलों पे क्या होगा, जुड़ेगा। एमआरएनए के कोडोन संदेशों का अनुवाद या अनुलिपिकरण करने के लिए टीआरएनए अणु को एंटीकोडोन, टीआरएनए के ऊपर कौन सा होता था, नीचे की तरफ एंटीकोडोन, ऊपर कौन जुड़ता था, एमिनो एसिड, ठीक है, जुड़ते हैं। अतः टीआरएनए को ग्राही या एडेप्टर अणु भी कहा जाता है, जिसकी बात अपन ने पहले भी की थी, ठीक है, कि भाई ये कैसे होते हैं, एडेप्टर होते हैं, क्योंकि ये विशिष्ट जुड़ते हैं एमआरएनए के वहां पे, और इनके ऊपर क्या मिलते हैं, एंटीकोडोन मिलते हैं। कि कोडोन कहाँ पे मिलता है,
कोडोन का अनुपूरक सार जो होंगे वो कहां पे होंगे, उसके एंटी कोडोन पे होंगे। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी प्रोटीन का निर्माण सदैव एक विशिष्ट अमीनो अम्ल मिथियोनिन के द्वारा होता है सबसे पहला, ठीक है। आरंभ जो होता है वो, क्योंकि इसको कोड करने वाला कौन सा है, AUG, और सबसे स्टार्टिंग कोड भी इसकी को ही बोला जाता है, AUG को बोला जाता है, जो कहां पे मिलेगा अपने को, mRNA के ऊपर मिलता है। इन अमीनो अम्ल का आरंभ कोडोन AUG के द्वारा कोडित होता है। सबसे पहला क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभ होगा। यहां से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभ जो है वो मेथियोनिन mRNA से होता है, ठीक है। tRNA मेथियोनिन एमिनो एसिड है, tRNA से के साथ में जुड़ गया, वो न्यूक्लियर अम्ल के द्वारा होता है। यहाँ पे भी प्रोटीन संश्लेषण के लिए 40 और राइबोसोम की उप इकाई जीटीपी के साथ में शिथिलता पूर्वक संबंध होकर एवं 3 प्रोटीन कारक जिसमें IF फर्स्ट, IF2 और IF3, ठीक है, जो है वो जुड़ते के साथ में मिलकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर लेती है। इसके अतिरिक्त एमिनो एसिड tRNA, ठीक है, ग्राही स्थल से जुड़ता है, जबकि दाता स्थल, ठीक है, डोनर साइट से पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनने वाला tRNA जुड़ता है, ठीक है। तो देखो इनके 3 साइट होती है, ये यहां पे आपको 3 साइट है, E साइट है, P साइट है और ये साइट। E एग्जिट वाली है, P पे जो भी जुड़ेगा वो यहाँ आएगा पहले, ठीक है, और इसके बाद में दूसरे वाला यहाँ आएगा, नेक्स्ट वाला जो होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है राइबोस, ये लार्ज यूनिट है, ये इसकी स्मॉल यूनिट है, ठीक है। और ये जो है वो अपने पास में क्या है, mRNA है, ये अपने पास में क्या है, mRNA है। सबसे पहला कोड कौन सा है इसका, AUG है, जिसपे कौन आता है, मिथियोनिन आता है। कौन लेके आएगा, ये आया, देखो मिथियोनिन पहला। और ये क्या है अपने पास में, ये अपने पास में tRNA है, ठीक है। ये tRNA लेके आया किसको, इसके अपोजिट, देखो ये यहाँ पे इसके कोड है, इसको ही बोला जाता है एंटी कोडोन, एंटी कोडोन कहा जाएगा, ठीक है। ये एंटी कोडोन है, ये कोडोन है, ये इसका अपोजिट है, ए का अपोजिट ए का अपोजिट यू है, यू का अपोजिट ए है और जी का अपोजिट सी है, ठीक है। अब यह पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफरेज, ठीक है, यह पेप्टाइडेज ट्रांसफरेज जो होता है वो एंजाइम जो यहाँ पे इन एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करेगा, क्या करेगा, तो ये तीनों जो है वो एमिनो एसिड जो tRNA है वो सक्रिय है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो जो सक्रिय एमिनो एसिड है उनको साथ में जोड़ के यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। ये बात कहाँ पे हो रही है, ये कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, वही कैपिंग लगी हुई है, टेलिंग होती है। अब क्या हुआ, सबसे पहले राइबोसोम जुड़ा, ये देखो ये दोनों राइबोसोम जो थे वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब सबसे पहला प्रोसेस होता है समारंभ, इनिशिएशन, ठीक है, समारंभ हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले जो होगा वो कौन सी साइट पे जुड़ेगा, ये AUG कहां पे है, देखो P साइट पे, तो P साइट पे सबसे पहले जुड़ेगा। तो यहां से इसका जो है वो ये वाला जो है वो सबसे पहले यहां आके जुड़ता है, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये जुड़ गया, ठीक है। पहला जो है वो P साइट पे आके ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो P साइट पे जुड़ गया। अब क्या होगा, ये सबसे पहले किसको लेके आया, मिथियोनिन ट्रांस tRNA बाइंडिंग टू P साइट, कहां पे जुड़ गया, P साइट। अब यहां से शुरुआत हो गई किसकी, प्रोटीन के बनने की, ट्रांसलेशन यहां से स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, सेकेंड वाला आ गया, सेकेंड का कोड क्या था, ACA और इसका अपोजिट ए का अपोजिट U, ये एंटी कोडन है, ये एंटी कोडन किसके हैं, tRNA पे, ये रहा CUC, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो थायरोसिन दूसरा वाला आया। अब देखो अब आया पॉलीपेप्टाइड बॉन्डेज फॉर्म। अब जो एंजाइम आपको नीचे बताया था, ये वाला एंजाइम जो होगा वो अब प्रोटीन एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा यहाँ पे। अब देखो जैसे ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा ये यहाँ से खिसकेगा, कौन जो है वो, ये राइबोसोम, ठीक है। ये यहाँ से इसके अंदर यहाँ से mRNA जो है वो खिसकेगा, जिससे क्या होगा, अब ये वाली साइड जो होगी वो E पे आ जाएगी और ये वाली किस पे आ जाएगी, P पे आ जाएगी, ठीक है। तो पहला फर्स्ट जो होता है वो P पे आता है, सेकंड वाला हमेशा A पे आता है, थर्ड वाला भी A पे आएगा, ठीक है। शुरुआत P से होती है, शुरुआत कहां से होती है, P से। उसके बाद में जितने भी नए आते हैं वो कहां पे आएंगे, A पे आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे वो देखो, ये आए, देखो अब वही E वाला ये आ गया,
अब ये वाला चल रहा था, अब देखो मेथियोनिन का, अब देखो यहाँ से मेथियोनिन इससे हट गया, किससे, टीआरएनए से हट गया, ठीक है, इसको बोला जाता है इलोंगेशन। अब लंबाई बढ़ रही है इसकी, इनिशिएशन हो गया, शुरुआत होगी, अब लंबाई बढ़ेगी। मेथियोनिन क्या करता है, टीआरएनए से रिमूव हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें थायरोसिन के साथ में इन्होंने बॉन्ड बनाया। अब तीसरा जो आया वो कौन सा आया, हिस्टामिन आया, कौन सा आया, हिस्टामिन। अब क्या करेगा ये, इन दोनों के बीच में तो इसने पॉलीपेप्टाइड जो थे उनके बीच में बन गए, ठीक है, अब ये एंजाइम जो होगा इन दोनों के बीच में होता है। अब इसका काम तो हो गया, इस वाले टीआरएनए का काम हो गया। तो अब क्या होगा, जो है वो यहां से ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब देखो ये यहां से रिमूव हो गया, ठीक है, अब देखो ये ठीक एयूजी यहाँ पे था, अब ऐसे ऐसे, तो पहले मेथियोनिन आया, ये आया, हिस्टामिन आया, ग्लूटामिन, ठीक है। तो अब जैसे ई साइड पे क्या होता है, रिमूव हो जाता है, नया वाला कहाँ पे आएगा, ए। अब क्या होगा, ये आगे और खिसकेगा, आगे खिसकेगा, तो ये वाला जो कोड जो है वो ये यहाँ आएगा, ये वाला इधर आएगा, ये वाला खाली रह गया, ठीक है, तो ए वाले पे वापस कोई नया आ जाएगा, ठीक है। ये इससे क्या होगा, ये लंबी श्रृंखला चलती रहती है। अब जैसे एंड होने को आया, ठीक है, यहां तक पूरी ये लंबी पॉली एमिनो एसिड की श्रृंखला बन गई, जिनके बीच में पॉलीपेप्टाइड का क्या है, बॉन्ड बने हुए हैं। अब क्या हुआ, यहां से अब जाता है रिलीजिंग फैक्टर बाइंडिंग होता है। रिलीजिंग फैक्टर का मतलब होता है अपने पास में लास्ट एक कोड आता है जिसका नाम है यूएए, यूजीए या यूजीए, ठीक है। यूएए अगर आता है इसका मतलब ये स्टॉपेट कोड है, यहाँ पे कोई भी एमिनो एसिड टीआरएनए इसके ऊपर नहीं आएगा, और नहीं आते ही क्या होगा, यहाँ पे कोई एमिनो एसिड नहीं आएगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव होने के पास में अपने पास में यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया का समापन हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये ट्रांसलेशन हो गया पूरा। अब दोनों जो राइबोसोम थे वो भी यहाँ से क्या हो गए, हट गए, इनका भी काम यहाँ से हो गया, ठीक है। वो इस तरह से होता है क्या, ट्रांसलेशन। तो देखो अब है इसका दीर्घीकरण, दीर्घीकरण अभी बताया जो एमिनो एसिड। तो यूकैरियोटिक कोशिका में 70s mRNA में कौन सा आता है, एफ मेथियोनिन टीआरएनए संकुल बन जाते हैं। बाद में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय एमिनो अम्ल के जुड़ाव द्वारा होता है, और जो सक्रिय एमिनो एसिड आते रहेंगे और जुड़ते जाएंगे। इस एमिनो एसिड में निरंतर जुड़ने की प्रक्रिया निम्न क्रम में होती है। पहला क्या होती है, जब दाता या पेप्टिडेज इससे पी साइड पे आता है सबसे पहला, क्योंकि पी साइड पे कौन सा कोड होता है, एयू जी होता है पहला, तो ये किसको लेके आता है, फेनिल मेथियोनिन टीआरएनए का जुड़ाव होता है। ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा किससे मिल जाती है इसको जुड़ने के लिए, जीटीपी से मिल जाती है, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा होता है बी, पूरी तरह से सक्रिय किंतु रिक्त पड़े 70s राइबोसोम के ए स्थल पे। अब देखो खाली कौन सा पड़ा था, ए स्थल, ए स्थल खाली था, पी पे आके तो ये जुड़ गया। अब ए स्थल पास वाला खाली है, 3 स्थल थे, ई थे, पी थे और ए था, तो पी पे तो कौन, ए पे तो कौन सा आ गया, ये अपने मेथियोनिन वाला आ गया, ठीक है, टीआरएनए लेके ए वाला खाली पड़ा है। तो ए स्तर पे दूसरा एमिनो एसिड टीआरएनए जुड़ता है एवं सम्मिश्रित होता है। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, दूसरा टीआरएनए लेके यहाँ पे एमिनो एसिड लेके आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान कोशिका द्रव्य में राइबोसोमल प्रोटीन का दीर्घीकरण कारक टी, जिसको बोला जाता है ईएफ, ठीक है, इलोंगेशन फैक्टर टी भी कहते हैं इसको, ये मदद करता है। वह एमिनो एसिड टीआरएनए से जुड़ जाती है तथा उसको दीर्घीकरण करते रहते हैं। वह भी एमिनो एसिड टीआरएनए से जुड़ जाते हैं तथा दीर्घीकरण कारक ईएफटी की 2 उप इकाइयां होती है, ईएफआरटीएस और दूसरा होता है ईएफटीयू, ठीक है। ये 2 क्या होती है जो इनको जोड़ने के लिए दीर्घीकरण के कारक की जरूरत पड़ती है, वो होती है ईएफआरटीएस और दूसरा होता है ईएफटीयू। फिर है दीर्घीकरण कारक, अब जीटीपी के साथ में जुड़ के विशिष्ट संकुल बन जाता है। देखो क्या बन गया, ईएफ दीर्घीकरण फैक्टर टीयू और जीटीपी, ठीक है, एवं ईएफ और टीएस को विमुक्त कर लेता है। अब ईएफ और टीएस को क्या हो गया, ये इन्होंने विमुक्त कर लिया। तत्पश्चात ये संकुल एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ में जुड़ के ईएफटीयू जीटीपी या एमिनो एसिड बन जाता है, जो राइबोसोमल ए स्थल पे सक्रिय जो रिक्त खाली पड़ा है वहां पे जाके ये क्या हो जाता है, टीआरएनए जुड़ जाता है। इस बीच जीटीपी का जल अपघटन हो जाता है और अकार्बनिक फॉस्फेट पीआई से हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, ऊर्जा समाप्त होगी, जीडीपी का निर्माण हो जाता है। और ये क्रिया एंजाइम ट्रांसलोकेज
की उपस्थिति में होती है। अब इस प्रकार जीडीपी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट EFTU जीडीपी संकुल के रूप में राइबोसोम से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस क्रिया के द्वारा सक्रिय अमीनो अम्ल बिल्कुल सटीक और तौर पे सही स्थल पे जाके क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। राइबोसोमल के बाद में mRNA के 5 से 3 दिशा में होता है, 5 to 3 दिशा में विस्थापित अलग अलग हो जाते हैं तथा mRNA में उपस्थित आरंभिक बिंदु इनिशिएशन पॉइंट पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। क्योंकि अभी वही पूर्णतः स्वतंत्र कैसे हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पूर्णतः एक तरफ वो पूरा स्वतंत्र हो गया। अब P वाला जो था वो किस पे आ गया, U वाले पे आ गया, E वाले पे सॉरी। जो अन्य राइबोसोम के जुड़ने पे तत्पर रहता है। इस प्रकार mRNA के साथ कालांतर में अनेक राइबोसोम जुड़ते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप एक बॉल पॉली राइबोसोमल शंकु बन जाता है। क्या बन जाता है, अब वही एक राइबोसोम हुआ, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, अब वो जो आते ही रहेंगे, ठीक है। और वहां पे क्या होता जाएगा, प्रोटीन जो एमिनो एसिड है वो वहां पे जुड़ते ही जाएंगे। प्रत्येक राइबोसोम में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाती है, लेकिन विभिन्न राइबोसोम में इसका परिमाप व आकृति सबका कैसा होता है, अलग अलग होता है कि कौन से टाइप का प्रोटीन है। अब समापन। पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला, जब कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो इस कोशिका को रोकने के लिए विशिष्ट संकेत देना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए श्रृंखला में समापन संकेत को समझने के लिए आर, ठीक है, RR भी निर्मित होते हैं। mRNA के अंतिम सिरे पे पेप्टिडेज, ठीक है, tRNA टर्मिनल कोड कौन से होते हैं, ये 3 तरह के कोड होते हैं। यहाँ आते ही क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पहुंचने के पश्चात पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो जाता है और इस ये सिद्ध होता है कि श्रृंखला का निर्माण पूरा हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही स्टॉपेज कोड आएंगे यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इनिशिएशन सबसे पहले AUG पे जुड़ता है, ये आ गया, ठीक है, मेथियोनिन लेके आया। अब कौन सी खाली है, ए वाली, ये ए वाली पे दूसरा आ गया, ठीक है। अब दोनों के बीच में आपस में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड बनने के बाद में ये यहाँ से इस ई वाले साइड पे जो tRNA है लाल कलर का, वहां से ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया देखो, ठीक है। हटने के बाद में अब क्या होगा, अब ये लंबाई बढ़ती रहेगी इसके, तो इसका काम हो गया, ये निकलेगा दूसरे वाले को लेके आएगा, ठीक है, और ये चलता रहेगा। ये देखो ये लंबाई बढ़ी, इलॉन्गेशन चल रहा है। फिर लास्ट में समापन कोड आते ही ये क्या हो जाएगा, इसको बंद हो जाएगा और फिर राइबोसोम भी हट जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने ट्रांसलेशन जेनेटिक की लास्ट यूनिट, जिसमें था अपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा और ट्रांसलेशन पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।